कार्बन 14 जो एलिमेंट है, ग्रुप 14 जो एलिमेंट है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कार्बन। सेकंड जो एलिमेंट है इसका वो है बेटा सिलिकॉन। थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली जर्मेनियम, जिसको हम लिखते हैं Ge से। फोर्थ एलिमेंट है इसका टिन, ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। फिफ्थ एलिमेंट है लेड। ठीक है, तो टिन को हम लिखते हैं बेटा पी, टिन को हम लिखते हैं बेटा Sn से। टिन को हम लिखते हैं Sn से। लेड को हम लिखते हैं Pb से। लेड इसको हम लिखेंगे Pb से। और एक और नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, जिसको हम लिखेंगे यू क्यू। इससे हम लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 114। तो ये एलिमेंट है हमारे सिलेबस में। तो इसमें हमें जो फर्स्ट 5 एलिमेंट है ना, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये जो एलिमेंट है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना इस चैप्टर में। ठीक है, हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात करनी है। ये जो एलिमेंट है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो मतलब इसके बारे में हमें डिस्कस ही नहीं करेंगे। एक्टिनोइड्स कैटेगरी का है ये, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इस एलिमेंट। हमें ये जो 5 एलिमेंट है इसके बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें भी हमें कार्बन और सिलिकॉन के बारे में डिटेल पढ़ना है। चैप्टर में कार्बन और सिलिकॉन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, आप सभी को पता होगा, एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन 14 है सिलिकॉन का। इसमें आप ऐड करेंगे कितना, 18 ऐड करेंगे। तो 18 ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 32, एटॉमिक नंबर 4 जर्मेनियम। उसके बाद में इसमें 18 ऐड करना है तो आपके पास में आ जाएगा एटॉमिक नंबर 10 का, ये प्लस 18 करना है यहाँ पे। यहाँ पर भी आपको प्लस 18 करना है, यहाँ से और यहाँ में आपको प्लस 8 करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको अगेन ऐड करना है 32। इसमें आपको ऐड करना है 32 प्लस आप 32 करोगे 30 में 50 में, तो आपके पास में एटॉमिक नंबर आ जाएगा 82 लेड का। याद रखना आपको, लेड का एटॉमिक नंबर है 82। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। ये एटॉमिक नंबर की बात होगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो कार्बन है ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, और ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप जो 14 है वो पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, पी सब सेल में फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लेते हैं बच्चों, 1s2 2s2 एंड 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, इसके बाद में आता है सिलिकॉन का नंबर। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिलिकॉन 14 के लिए। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी टाइप से हम जर्मेनियम का भी लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जर्मेनियम की। 10 के लिए आप लिखने की कोशिश करना बच्चों। तो यहाँ तक तो आपके सेम आएगा, 3d10 4s2, यहाँ तक तो सेम आएगा। यहाँ तक आपके 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, आपको भरने हैं बच्चों 50। इसके बाद में आपकी बारी आएगी 4s2 की, 4p की बारी आएगी, तो 4p के अंदर आपको 6 फिल करना है। उसके बाद में 4d की बारी आएगी जिसमें आपको फिल करना है बच्चों 10। उसके बाद में आपको
फिल करना है 4F के अंदर, जिसमें आपको 14 एलिमेंट, 4F इसमें नहीं आएगा, 4D 10 करेंगे। उसके बाद में आपको करना है 5S2 एंड 5P2। इतना करेंगे तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आ जाएगा, 10 का, SN का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 50। इतना आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। अब हम पढ़ लेते हैं इनका अकरेंस। तो मतलब ये नेचर में हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अकरेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। तो बात कर लेते हैं बच्चों कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है वो 17th मोस्ट एलिमेंट अबंडेंट एलिमेंट है। ये 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रिस्ट। अर्थ क्रिस्ट में सबसे ज़्यादा 17 नंबर पे आता है ये एलिमेंट, क्वांटिटी के हिसाब से। हमारे अर्थ में 17 नंबर पे जो एलिमेंट है वो कार्बन है। मतलब जो कार्बन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे कार्बन से मिलकर बने हैं। जितने भी प्लांट हैं बच्चों, जितने भी टाइप के प्लांट्स आपको दिखते हैं, जितने भी एनिमल्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना बच्चों, लिविंग क्रिएचर, तो लिविंग क्रिएचर में क्या आएंगे, प्लांट और एनिमल्स आएंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेन कंपोनेंट है उनमें कार्बन मिलता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, साथ में कार्बन और हमें कहाँ से मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी सबसे ज़्यादा कार्बन होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। क्यों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की शो करती है। आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है कार्बन की वजह से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती हमारी धरती पे, तो हमारी धरती पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर पाता। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे डे का जो टेम्परेचर है और नाइट का जो टेम्परेचर है वो इतना रहता है कि उसकी वजह से हम अर्थ पे या अर्थ के ऊपर कोई भी क्रिएचर सर्वाइव कर सकता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मेन इम्पोर्टेंट रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एलोट्रॉप्स आपको पता है बच्चों, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। वैसे तो 2 एलोट्रॉप्स मेन इसको कंसिडर किया गया, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के अंदर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, तो क्रिस्टलाइन में आ जाएगा डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉन क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में हम पढ़ेंगे कोल, कोक, चारकोल, वुड, ये सब क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फिर हम देख लेते हैं इनके आइसोटोप, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। There are 3 isotopes of carbon, C612, C613 एंड C614। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिलता है, मैक्सिमम क्वांटिटी होती है इसकी। मैक्सिमम क्वांटिटी में हमें ये मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत कम होते हैं और ये ट्रेस में होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। ये जो है बेटा, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब ये जो कार्बन 14 है ना, इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इसका होता है बच्चा
5570 ईयर्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14। ये आपको ध्यान देना। कार्बन 14 जो है ना, कार्बन डेटिंग मेथड से जो फॉसिल्स वगैरह हैं, फॉसिल्स वो कितने पुराने फॉसिल्स है उसकी एज पता करने में, उनकी एज पता करने में कार्बन डेटिंग मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेथड, किसमें, कोई भी जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज पता करने में, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर हम देख लेते हैं सिलिकॉन के बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं। तो जो सिलिकॉन है बेटा, ये सेकंड एलिमेंट है ग्रुप 14, मतलब जो कार्बन फैमिली है उसका सेकंड एलिमेंट है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता पता है बच्चों, 14 होता है। अब ये जो सिलिकॉन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रिस्ट। अर्थ की, हमारे जमीन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से सेकंड नंबर पे एलिमेंट सिलिकॉन का आता है। मतलब सिलिकॉन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, मतलब सिलिकॉन के फॉर्म में सिलिका जो होती है, मतलब उसको हम बोलते हैं रेत। सिलिका जो होती है ना, SiO2। अब आपको पता है धरती पर कितनी सारी रेत है, मिट्टी है, वो सारी क्या है, सिलिका है। तो सिलिका की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें जो एलिमेंट है सिलिकॉन, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट है बेटा ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब हम ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ऑक्सीजन गैस तो एटमॉस्फेयर में होती है, एटमॉस्फेयर में सेकंड लार्जेस्ट गैस है ये। मतलब पहली तो आती है नाइट्रोजन का, आपको पता है 78% नाइट्रोजन गैस होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन गैस है ये 21% होती है। ये हम एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे बेटा, ये हम कर रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो एलिमेंट मिलता है वो है ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन का। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये जो सिलिकॉन है किस फॉर्म में मिलती है, सिलिका के फॉर्म में मिलती है, SiO2। ठीक है, इसको हम सैंड भी बोलते हैं, सैंड, और क्वार्ट्स भी बोलते हैं, क्वार्ट्स। ठीक है, गड़ियों में भी आते हैं, क्वार्ट्स का नाम सुना होगा आपने। और बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी में सिलिकेट्स भी मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं सिलिकेट्स। ठीक है, साथ में क्ले, इनमें भी सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, मैक्सिमम क्वांटिटी में सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन एलिमेंट होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ ही लिया है। अब कुछ इसकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। टेबल दिख रही है आप सभी बच्चों को, ग्रुप 14 के जो भी यस सर। एलिमेंट है, जिसमें कार्बन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट के फॉर्म में है, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एटॉमिक नंबर सभी बच्चों को पता चल गया। 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम 32, टिन 50 एंड 82 फॉर लेड। इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ लिया। अब इनके एटॉमिक मास भी आपको ध्यान देना है। कार्बन का एटॉमिक मास है ये 12.01। मतलब अगर आप 1 मोल कार्बन लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका वेट आएगा बेटा 12.01 ग्राम। अब 1 मोल का मतलब आपको पता है 6.022 10⁻23। कार्बन के पार्टिकल्स अगर आप लेते हैं, इतने पार्टिकल्स अगर आप लेते हैं और उनको आप ये करते हैं
तो इनका वेट कितना आएगा, 12 ग्राम आएगा। इसी टाइप से सिलिकॉन का है 28.09, जर्मेनियम का 73 होता है, लेकिन एक्चुअल में 72.60 होता है। टिन का 118.71 और लेड का 207। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हीलियम क्लोराइड लिखा, एटॉमिक नंबर 2 तो ये आ गए, ये 2 और ये 2 4, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है और ये हो गए 4। इसी टाइप से आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और ये कितने हो गए 10, 28 और ये 4 हो गए 32। टाइप से क्रिप्टॉन और ये इसको जिनोन को लिख के इस टाइप से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ध्यान देंगे। फिर इनकी कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस का मतलब है यहाँ पे इनकी एटॉमिक रेडियस से, ठीक है। तो इनकी देखो रेडियस बच्चों, कार्बन की सबसे छोटी है रेडियस, एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी है कार्बन के लिए, जो कि सिर्फ 77 पिकोमीटर। पीएम का मतलब है यहाँ पे पिकोमीटर, पीएम का मतलब यहाँ पे पिकोमीटर, 77 पिकोमीटर कार्बन की रेडियस। फिर सिलिकॉन एटम की 118, फिर 122, फिर 140 और 146। मतलब जैसे जैसे अप टू डाउन आते हैं ग्रुप में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। अब इनकी आयनिक रेडियस नहीं दी है, क्यों? क्योंकि जो कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है कभी। कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। कौन? कार्बन नहीं बनाता। बाकी के जो एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो अप टू डाउन आने से आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम ग्रुप में ग्रुप 14 में अप टू डाउन आते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, इनके आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अब जब इनकी ये आयनिक कंपाउंड बनाते नहीं तो इसकी कोई आयनिक रेडियस नहीं है। इनके लिए आप देखो, इसके लिए आयनिक रेडियस दे रखी है 40, फिर इसके लिए 53, ये M+1 आयन, ये M+4 आयन के लिए, ठीक है। मतलब अगर सिलिकॉन Si4 बनाता है, Si जिसमें अगर सिलिकॉन जो केटायन है ये Si4 में रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका +4 रहता है तो इसकी ये ऑक्सीडेशन, ये इसकी रेडियस है बच्चों। और ये रेडियस है 4 में, और ये वाली जो रेडियस है वो +2 में है। तो सिलिकॉन +2 नहीं बनाता, +4 बनाता है। जैसे अप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे +4 ऑक्सीडेशन नंबर की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है, और +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की जो टेंडेंसी है वो अप टू डाउन आने से इंक्रीज होती है। रीजन इसका क्या है? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस वजह से +4 ऑक्सीडेशन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है अप टू डाउन आने से ग्रुप में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ग्रुप नंबर 13 जब हमने डिस्कस किया था बोरोन फैमिली, उसमें भी हमने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। इस चैप्टर में फिर बता देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आप देख सकते हैं बच्चों टेबल में इन एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी ये लिखा है देखो, डेल्टा एफ एच एंड आई। इसका मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। फिर लिखा देखो डेल्टा एफ एच I2, ये I2 लिख दिया। तो यहाँ पे है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। इसी टाइप से डेल्टा एफ H3, इसका मतलब है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम किस में लेंगे? किलो जूल पर मोल में। अब आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी or the amount of energy that is required to remove one electron
1 electron from isolated gaseous atom of the element। किसी भी एलिमेंट का अगर कोई भी एटम जो अपनी किस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, मतलब वो अलग थलग पड़ा पड़ा है, दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, दूसरे एटम्स की तरह वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, वो कैसा है, वो एकदम अलग थलग पड़ा है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड। और उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो गैसियस एटम होना चाहिए। ठीक है, तो उस एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, किस में से निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन, हमेशा वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, वैलेंस सेल में। तो वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 14 के जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, जब हम फर्स्ट से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की ये वैल्यू ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसमें बच्चों, टेबल में देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है और ये है आपके सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, थर्ड की और ये फोर्थ की। तो फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे, वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वो केटायन में कन्वर्ट होता जाएगा। अब जैसे जैसे वो केटायन में कन्वर्ट होगा, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन की पकड़ जो है वो क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, ये कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6, 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 नेगेटिव चार्ज, बैलेंस है अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ये कार्बन पॉजिटिव में। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। पहले 6 पॉजिटिव थे, 6 नेगेटिव थे, दोनों बराबर थे। अब क्या है, 6 पॉजिटिव चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज कितने हैं, सिर्फ 5 है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को स्ट्रॉन्गली क्या रहेंगे, ये बाउंडेड रखेंगे। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करवाना है C+ में से, तो इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम बोलेंगे IE2। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर रीज़न ये है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, केटायन में से रिमूव कर रहे हैं। अभी इस कंडीशन में केटायन और नॉर्मल एटम में क्या डिफरेंस है, केटायन के अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने उतने इलेक्ट्रॉन थे। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो क्या था, बैलेंस था, दोनों के बीच में बैलेंस फोर्स था। अब इसके बीच में देखो फोर्स बढ़ गया, किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। प्रोटॉन नंबर ऑफ 6 है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 5 है, अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब ये स्ट्रांगली क्या रखेंगे, बाउंडेड रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो स्ट्रांगली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, उसको रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इसके लिए IE2 की वैल्यू जो है वो IE1 की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। अब ये देखो C++ बन गया। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, प्रोटॉन तो रिमूव नहीं हुए थे, प्रोटॉन के चार्ज 6 हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, नेगेटिव चार्ज 4 है। अब क्या होगा, इसके दोनों के बीच में अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले तो क्या कर रहे थे, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना था। अब प्रोटॉन तो 6 हैं और इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना सिर्फ 4 को अटैक करना है, और ये खुद 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, तो क्या होगा, और स्ट्रांगली फोर्स जनरेट होगा। तो इसमें से और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करवाना है, तो ये क्या बन जाएगा, C+++। इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो IE3 होगी।
तो अब ये IE3 की वैल्यू जो है ना, वो IE2 की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटॉन कितने रह जाएँगे, 6 रह जाएँगे। इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएँगे, सिर्फ 3 रह जाएँगे। अब 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 3 है। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो 6 है और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, सिर्फ 3 है। अब 6 पॉजिटिव चार्ज को 3 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है, तो बहुत आसान काम है इनके लिए। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को तो ये जाने नहीं देंगे कहीं पे भी, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हो गया। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाना चाहते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C+++। कन्वर्ट होगा ये C++++ में, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएंगे 6, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सिर्फ 2। तो अगर IE4 की बात करें तो IE4 की वैल्यू IE3 के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होगी, है ना। और IE3 की वैल्यू IE2 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी और IE1 की वैल्यू कम होगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आप सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो इसको मैं सब कर देता हूँ बच्चों, समझ में आ गया तो आपको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है बेटा 2.5। ये आपको याद रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आएगी। किसकी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से मिलकर बनी है बेटा, फुल कार्बन पढ़ेंगे आप उसमें। कार्बन का ही रोल है इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी कंपाउंड जो आप पढ़ेंगे उस सब में क्या होगा, कार्बन होगा। एक कार्बन एक मेन एलिमेंट मौजूद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे। देन सिलिकॉन की आपको ध्यान रखनी है बेटा, 1.8 है। उसके बाद में जर्मेनियम की भी 1.8 है, उसके बाद में टिन की भी 1.8 है। और लेड की जाते जाते देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ गई थोड़ी सी, 1.9 हो गई। तो अप टू डाउन आने से जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन लेड के केस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। यहाँ पर भी रीजन वही देंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। देन हम पढ़ लेते हैं बच्चों डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू स्लाइटली पहले कम होती है, उसके बाद में कंटिन्यू इंक्रीज होती है। देखो यहाँ से इसकी जो डेंसिटी है कार्बन की, वो 3.51। ये जो टेबल है ना बेटा, वो आप अच्छे तरह से देखना आपको, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेबल में से पूछ लिए जाते हैं। तो ये वैल्यू आप अगर आप याद कर लो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो डेंसिटी की वैल्यू है, कार्बन की जो डेंसिटी है वो 3.51, सिलिकॉन की 2.34। फिर देखो जर्मेनियम तक आते आते इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। फिर ये डेंसिटी और ज़्यादा होगी टिन की। और लेड की डेंसिटी 11.34, सबसे ज़्यादा डेंस जो है पांचों एलिमेंट में वो है लेड। उसके बाद में हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का सबसे ज़्यादा है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट है 4373। इतना ज़्यादा अगर हम इसको केल्विन पे है, ध्यान देना, इतना ज़्यादा अगर हम कार्बन को हीटअप करते हैं तब जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। फिर बात करते हैं अगर हम जर्मेनियम की, सिलिकॉन की, तो ये 1693 है सिर्फ। देखो कितना डिफरेंस आ गया मेल्टिंग पॉइंट में। तो अप टू डाउन आने से मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। फिर जर्मेनियम की बात करते हैं तो 1218। फिर टिन की बात करते हैं तो 505 और लेड में 600 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट के बाद में हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो कार्बन का अवेलेबल नहीं है, इससे हम स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन से, तो 3550 ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका। फिर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये आपको देख लेनी थोड़ी सी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा उसको बोलते हैं इंसुलेटर। सबसे ज़्यादा इंसुलेटर जो है, मतलब जो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता अपने में से, वो कार्बन है। सिलिकॉन की ज़्यादा है, जर्मेनियम की और जर्मेनियम की सेम है। और फिर